हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर काफ़ी छोटा रखा था हमने जानबूझ के, क्योंकि हम लोगों ने लामीज थ्योरम को कवर किया था। आज और बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या रिश्ता है एक्सटर्नल फोर्स का मोमेंटम से। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके जीवन में इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम होगा लीनियर मोमेंटम। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके बाद तो क्वेश्चंस का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 8। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा लीजिए। अब देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे इनर्शिया, न्यूटन के पहले नियम को समझने के लिए किसकी नीड हुई थी? इनर्शिया की। तो बिल्कुल इसी, अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ तो एक्शन रिएक्शन का लॉ था, लेकिन पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, पर इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप न्यूटन के पहले नियम को समझ गए। इसी तरीके से जैसे ही आप मोमेंटम समझोगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ बड़ी आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले आपको समझाता हूं लीनियर मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम, मोमेंटम तो 3 बार बोलो, मोमेंटम, मोमेंटम। पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली को तलाशते हैं, जरा देखिए। देखिए, जब कोई बॉडी मूव करती है तो द मोशन ऑफ ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फिजिकल क्वांटिटीज इन डायनेमिक्स। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, ये एम का मास है और वी की स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली हाफ एम बी स्क्वायर। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना आना चाहिए। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाफ एम बी स्क्वायर। कहाँ से आई, कैसे इसका जन्म हुआ, ये मैं आपको वर्क एनर्जी पावर में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। हालांकि मोमेंटम भी, आप लीनियर मोमेंटम का पूरा चैप्टर अपने यहाँ पर है तो वहीं पढ़ते हैं, पर क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन करना था तो बिना मोमेंटम के डिफाइन हो ही नहीं सकता, तो इसकी ज़रूरत थी हमको। ठीक है, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम। और दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी एक क्वांटिटी पी होता है, तो पहले रट लो, मोमेंटम डिफाइन होता है एम इंटू वी। कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा समझाता हूँ इसको। तो दो क्वांटिटी अभी रटी है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो देखिए, जब पार्टिकल मूव करता है तो उसको डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी मैंने इंट्रोड्यूस की, एक काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, रटो फिलहाल तो, और एक फिजिकल क्वांटिटी एम वी, लीनियर मोमेंटम एम वी। दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें मास होता है स्केलर और वी होता है वेक्टर। यहाँ तो वी का स्क्वायर है तो ये तो स्केलर ही हो जाएगा, और यहाँ पे वी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। इतना समझिए जरा। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके मोशन को, कितना उसके पास मोशन है, इसको डिफाइन करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक लीनियर मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी एम वी। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, जरा समझिए। देखिए, मोमेंटम को मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो मोमेंटम का जो एक फीलिंग होती है, ये असल होता है अमाउंट ऑफ मोशन, एक मोशन का अमाउंट कितना है। तो ये अभी आप सोचेंगे सर अमाउंट ऑफ मोशन का क्या मतलब है, तो जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखिए, जैसे इसको मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इसको वैसे समझाता हूं, आपको आराम से समझाता हूं। लिख दिया है, बिना लिखे समझाता हूं, देखो आपको फीलिंग आ जाएगी। जैसे देखिए, पहले एक बात रिकॉल करिए कि एक एम का मास है, और अगर हम इसको यहाँ से फ्रीली फॉल करा दें, और एच का जब हाइट गिरता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, आपको काइनेमेटिक्स में पता था, √2gh होती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, पर जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है या एक ट्रक खड़ा हुआ है, आराम से समझिए जरा।
ठीक है, ये ट्रक खड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो बॉल मैंने सेम हाइट से गिराए, दो बॉल सेम हाइट से गिराए, दो पत्थर सेम हाइट से गिराए। हाँ, एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है, तो बताना जो आपको फीलिंग आ जाए। तो इतना तो पता ही है कि u इक्वल टू 0 से गिराए दोनों, ठीक है। और जब वो वहाँ पे गिरेगा, गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी होगी v1, v1 कितनी होगी रूट ऑफ 2gh। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v2, v2 कितना होगा बताइए, रूट ऑफ 2gh। हाँ, इसका मास m1 कम है, इसका मास m2 कम है। तो अमाउंट ऑफ मोशन की बात करें तो खुद बताइए, यहाँ पे जब ये गिरेगा तो कौन सा वाला पत्थर ट्रक को ज़्यादा चोट पहुँचाएगा, सोच लीजिए। ऑब्वियसली हर बच्चे के मुँह से एक ही आंसर आएगा, हिट करने से पहले भले ही दोनों की स्पीड सेम है लेकिन जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे m2 ग्रेटर देन m1, इसका मतलब m2 विल कॉज ग्रेटर डैमेज, ये ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। तो अमाउंट ऑफ मोशन बताइए जो P होगा, हम यहाँ से कहते हैं P प्रोपोर्शनल टू मास। तो लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास हो गया। तो अगर सेम, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पत्थर मारे जाएं, आपको हिट करें या किसी सरफेस को हिट करें, सबको सेम स्पीड से हिट कराइए, सभी पत्थर की स्पीड सेम रखिए, तो जिन पत्थरों के पास या जिन स्टोन्स के पास ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा गहरी चोट पहुंचा रहे होंगे। तो हम एक तरह से कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ मोशन अगर स्पीड सेम है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। और ये भी एक्सपेरिमेंटली पाया कि अगर एक का मास m है और उसने चोट मान लो x पहुंचाई, ध्यान से सुनना, m मास है, चोट x पहुंचाई, तो मास जब डबल कर रहे थे तो चोट भी डबल लग रही थी। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास। क्योंकि मास डबल करने पर चोट क्या हो रही थी, डबल हो रही थी। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये जाना कि जो मोमेंटम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी को जरा रिपीट करिए। अब हमने क्या किया, मास सेम रख लिया दोनों का, ये डायग्राम बना के रखा था मैंने, इससे आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए जो इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड अलग होगी यहाँ पर, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा, इसको ज़्यादा हाइट से गिराया, इसको कम हाइट से गिराया, पर मास दोनों का सेम रखा। तो ये हो जाएगा 2gh1, और यहाँ पर गिरने से पहले इसकी जो स्पीड हो जाएगी v2, ये हो जाएगी रूट 2gh2। तो अब की बार क्योंकि h1 ग्रेटर देन h2 है, इसका मतलब v1 ग्रेटर देन v2। अब बताइए कौन सा स्टोन ज़्यादा डैमेज करेगा। अब की बार ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा, सॉरी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा डैमेज करेगा। तो इन दिस केस स्टोन ए विल कॉज मोर डैमेज एज ए विल हिट विद लार्जर स्पीड। इसलिए एक्सपेरिमेंटली देखा कि P प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर हम स्पीड डबल कर रहे थे तो डैमेज डबल हो रहा था। कहने का मतलब यह, दोबारा सुन लीजिए, कि अगर मास सेम रखा है, सॉरी अगर आपने स्पीड सेम रखी है तो मास डबल करने पर चोट डबल हो रही थी। दूसरा केस आ जाइए, अब की बार क्या करो, मास सेम रख लो तो फिर स्पीड अलग अलग, स्पीड के लिए चोटें अलग अलग थी या डैमेज अलग अलग था, और स्पीड को डबल करने पर चोट भी क्या हो रही थी, डबल हो रही थी। तो एक्सपेरिमेंटली ये समझ में आया कि P प्रोपोर्शनल टू V। और तीसरी चीज तो मूविंग बॉडी पे होती नहीं है, एक वेलोसिटी होती है और एक मास होता है, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो फिर न्यूटन साहब ने जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि जो मोमेंटम होता है P प्रोपोर्शनल टू मास आ गया एंड P प्रोपोर्शनल टू V आ गया। जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो P प्रोपोर्शनल टू आ गया mv। और जब सारे एक्सपेरिमेंट किए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर अगर K लगाना चाहो लगा लो, और एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो यहाँ से मोमेंटम डिफाइन हो गया P इक्वल टू mv। एक बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी आपके जीवन में मैंने फील करा दी। तो अमाउंट ऑफ मोशन एक्चुअली अगर एक शब्द में जानना चाहो तो कोई पूछे व्हाट इज अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन, तो अमाउंट ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम होता है। अमाउंट ऑफ मोशन बेसिकली मोमेंटम होता है एंड दिस इज इक्वल टू mv होता है। तो P इक्वल टू mv इज द अमाउंट ऑफ मोशन, लिख लीजिए।
तो बताइए अमाउंट ऑफ मोशन बेसिकली एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी मास या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ मोशन किसी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मास, तो जिसका तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ मोशन कंपेयर करो। तो बताइए वेलोसिटी से कंपेयर करोगे कि मास से कंपेयर करोगे? ना ही अमाउंट ऑफ मोशन को मास से कंपेयर करेंगे, ना ही अमाउंट ऑफ मोशन को वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे। अमाउंट ऑफ मोशन को अगर कंपेयर करना है तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेक करेंगे। जिसके लिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसके लिए अमाउंट ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। जिसके लिए मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट कम होगा उसके लिए अमाउंट ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम भी कम होगा। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहेंगे अमाउंट ऑफ मोशन और टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लिख लीजिए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो 10 देखिए फिर मैंने डिफाइन कर दिया। 10 इट इज कैलकुलेटेड दैट स्टोन हैविंग लार्जर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉजेज ग्रेटर डैमेज। 10 मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन इट। और ये होता है कि देखिए ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में एम मास की बॉडी वी की वेलोसिटी से जा रही है। तो इस पार्टिकल का इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम होगा वो होगा एम इंटू वी वैक्टर। क्लियर, एकदम आसान। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट्स डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी होगी। क्लियर। देखिए जैसे ये बॉडी है, अब देखिए P इक्वल टू क्या हो गया, mv हो गया। तो इसका यूनिट बताइए क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट ही लिख दीजिए, ऐसा यूनिट। तो ये हो जाएगा kg, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, नहीं अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आखिरी में पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को हमेशा, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है 10 kg और ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ये बॉडी है 10 kg, ये जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये बॉडी है मान लो 10 kg, ये इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। मान लो तीनों बॉडी लिख देते हैं ए बी ए सी, ठीक है, ए बी सी। तो बताइए जो बॉडी ए का मोमेंटम होगा पी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिए, ये अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वी वेक्टर। तो बताइए कितना आ गया 20 आई कैप, 10 इंटू 2। ऐसे ही अगर बी का मोमेंटम लिखोगे तो ये आ जाएगा बताइए कितना 30 आई कैप। अगर आप सी का मोमेंटम लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी कितना होगा 40, यूनिट बताइए डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप, ठीक, माइनस आई कैप, इतना उतार लीजिए। तो इस तरह से बॉडी का मोमेंटम लिखा जाता है। क्लियर, हटाएं। चलो अब जैसे एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लीजिए एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल ले लिए। अब सिस्टम तो सब समझते ही हो यार, आप सिस्टम तो सब समझते ही हो। जैसे इसका मास m1 है, इसका मास m2, इसका मास m3, इसका मास mn, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी मान लो v3 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी मान लो v4 वेक्टर, सॉरी vn वेक्टर। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है, ध्यान रखना। वो इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम ले लेते हैं, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डॉट 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 pn वेक्टर। ये सब सीख लो यार, अभी से काम आएंगी सब चीज़ें। तो बताइए जो मोमेंटम लिखा जाएगा पी एस सिस्टम, एस फॉर सिस्टम, तो पहले का लिखा जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। क्लियर, ये आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा mn vn, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सिस्टम का मोमेंटम। आगे बढ़े,
एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, उतारते रहो। जैसे मान लीजिए एक ये है 10 kg और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर 5 kg, ये इधर आता है 8 मीटर पर सेकंड से। आपको इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है, मोमेंटम। तो देखिए जो P1 पहला मोमेंटम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए। ये डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव ले लो तो पॉजिटिव को इधर लिख दिया जाता है। तो पॉजिटिव अगर ये ले लोगे तो ये मोमेंटम पॉजिटिव, और ये इधर जा रहा है तो ये मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले का मोमेंटम होगा +50। ठीक है, अब वेक्टर भले हटा दो यहाँ से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। P1 सीधे सीधे क्या हो जाएगा +50, और P2 बताइए सीधे सीधे माइनस होगा -40। ठीक, तो जो P सिस्टम हो जाएगा दोनों का वो हो जाएगा P1 + P2। वेक्टर सम लेते हैं तो P जो हो जाएगा, आप चाहो तो I लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बताइए पहले का मोमेंटम कितना है +50I, इसका कितना है -40I। तो जो सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा वो -10I कहलाएगा। इतना हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी हमको, इसलिए मैंने अभी लिखा दिया आपको। हटाएं, चलिए जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है m1, ये इधर जा रहा है v1 से। एक पार्टिकल है m2, ये इधर जा रहा है v2 से। तो जो मोमेंटम लिखेंगे बताइए क्या लिखेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंटम वो आ जाएगा P1 वेक्टर + P2 वेक्टर। तो यहाँ पे जो P सिस्टम आ जाएगा, बताइए इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है तो आ जाएगा m1 v1 वेक्टर, ठीक, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा m2 v2 वेक्टर, ये आ जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, m1 v1 j कैप प्लस इसको क्या लिख देंगे बताइए, m2 v2 i कैप। क्यों, ये x एक्सेस में, ये y एक्सेस में, तो वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम इस तरीके से लिखा जाएगा। एकदम आसान है, एकदम आसान है। हटाऊं, चलिए जैसे और एग्जांपल करें। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो एक्स वाई प्लेन में दो पार्टिकल हैं, एक है 10 kg का और इधर ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एंगल मान लो यहाँ से 37 डिग्री। एक ये है, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। एंगल मान लीजिए यहाँ से 53 डिग्री। ठीक, ये मान लीजिए 2 kg का है। ठीक, 2 kg का है या 2.5 kg ले लो इसको, तो प्रोडक्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बताना है। फाइंड द सिस्टम का मोमेंटम बताना है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बताना है। ठीक है, क्लियर। चलिए कर देते हैं, तो देखो क्या होगा। P सिस्टम जो हो जाएगा वो आ जाएगा P1 वेक्टर + P2 वेक्टर। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर लीजिए आप। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हमेशा कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 cos 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है बताइए, cos 37 बताइए कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 8। ये आ जाएगा 10 sin 37, और sin 37 3/5, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे यहाँ पे देखिए इसके कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट आएगा 20 cos 53, और cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 12। ये आ जाएगा 20 sin 53, sin 53 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 16। ठीक, तो जब मोमेंटम आ जाएगा, इसको आप 1 कह दो, इसको आप 2 कह दो, तो जो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा P1, बताइए वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये आ जाएगा देखिए मास इनटू वेलोसिटी। जैसे इस मोमेंटम को लिखोगे तो ये आएगा टोटल, ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 10 × 8 80 आ जाएगा। ठीक, इसके दो कंपोनेंट, ठीक, ये 37। उसी तरीके से अब इस वेलोसिटी में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा 80।
इधर कितना आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो 60। इसी तरीके से इधर उसका भी आ जाएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान है। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखा जाएगा 80 आई कैप माइनस, ये नीचे की तरफ है तो 60 जे कैप, एकदम आसान। प्लस दूसरे वाले का क्या लिखेंगे बताइए। अब इसकी वेलोसिटी कितनी थी 12 और 2.5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे कर सकते हो कि इसका जो मोमेंटम था 2.5 इंटू 20 कितना आ जाएगा बताइए, 50 आ जाएगा। एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। एंगल 53 था तो ये आ जाएगा 50 cos 53, और cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5, तो आ जाएगा 30, और इधर जब कंपोनेंट करोगे तो 40। ठीक, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताइए 30 आई कैप, प्लस वर्टिकल में कितना आएगा बताइए 40 जे कैप। तो जो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा ये आ जाएगा 80 और 30 कितना आ जाएगा 110 आई कैप, और माइनस ये आ जाएगा 20 जे कैप। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो कभी कभी पार्टिकल्स दिए हों और अलग अलग डायरेक्शन में दिए हों तो इस तरह से मोमेंटम लिखा जाएगा। आपको मोमेंटम लिखना तो आना चाहिए कम से कम, तब तो न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ोगे। क्लियर कर दिया मैंने आपको इतना। अब मैं अगर मोमेंटम आ गया तो अब मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को डिफाइन करने की स्थिति में आ गया। तो अब देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ को डिफाइन करने की स्थिति में आ गया। तो लिख लीजिए न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या था, ध्यान से ना। फर्स्ट लॉ थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। फर्स्ट लॉ में ये कहता था कि अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो बॉडी कैसे मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक, तो पहला लॉ कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स act on the system या act on the body, then body moves with uniform velocity। तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। इसका मतलब जो v, इसका मतलब हो गया कि अब अगर f एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाई v वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बात बताइए, अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं अगर मास भी कांस्टेंट बना रहे, मतलब अभी जितने भी केस देखेंगे सब में मास कांस्टेंट रहेगा, तो मास कांस्टेंट रहे तो v वेक्टर कांस्टेंट है तो mv का प्रोडक्ट भी तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि m इंटू वी का प्रोडक्ट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बहुत बेहतरीन बात बता दी मैंने यहीं से। तो अब देखिए क्या निकल के आ गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फिर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या ये कहे कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो फिलहाल फर्स्ट लॉ को ये भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये भी कहा जाता है और आगे जाके कहेंगे भी। अब यहीं से आ जाता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो ध्यान से सुनिए, ये डेफिनेशन है। इफ एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना एफ एक्सटर्नल डिफाइन होता है, इसको रट लो एकदम से, फिर मैं डिफाइन कर दूंगा, डी पी अपॉन डी टी के बराबर होता है। या ऐसे कह दीजिए आप कि उसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी continuously changes with respect to time। तो टाइम के हिसाब से लगातार क्या करता है, चेंज करता है। तो यहीं से डिफाइन होता है फिर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये डेफिनेशन है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
प्लीज यार अगर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपने पहले के कभी पढ़ा था कि वेलोसिटी को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सब डिफाइन कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जो एफ एक्सटर्नल है ये एक नई डेफिनेशन आ जाती है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है भैया न्यूटन का सेकंड लॉ, यही है, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बताइए व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इतना पॉज करके उतार लीजिए, आगे बढ़ता हूं। तो अब देखिए आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आ गया। अब इसको इसी को यूज करना शुरू करिए, डी पी वैक्टर अपॉन डी टी। अब इसके कई फॉर्मेट आने लगते हैं, जैसे ये इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ पी, क्या लिखते हैं बताइए, एम इंटू वी वैक्टर लिखते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल है, ठीक है, याद रखना। एक्सटर्नल कौन सा होता है बताइए, बता चुका हूँ पहले, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, बहुत चर्चा हुई है, ठीक है, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जो सराउंडिंग ने सिस्टम पर फोर्स लगाया होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, अब मास तो सिंपली कांस्टेंट एंड स्केलर है, कांस्टेंट एंड स्केलर होता है, ठीक, ये हम ले रहे हैं तो मास को इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या पढ़ाते थे हम लोग, एक्सीलरेशन। तो फिर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ये आ जाता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये जो लॉ पढ़ा रहा हूं ये फॉर ट्रांसलेशनल मोशन है, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की क्या सबसे खास बात थी, यहाँ पर ये मेन बात होती थी कि फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ दे रो, सेंटर ऑफ मास पर, या ये कहिए कि सिस्टम पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इससे ट्रांसलेशनल मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पर हेयर, हेयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of the force does not matter। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करता है, इसलिए सारे फोर्सेस को कहाँ पे लगा देते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। किस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से लगाते हैं कि सभी फोर्सेस का टेल कहाँ पर आ जाए, सेंटर ऑफ मास पर टेल आ जाए। इस तरीके से हम सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पर लगा देते हैं, जिससे सभी फोर्सेस का टेल सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए होता है। रोटेशनल मोशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा, उसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन। फिर वहीं पर कंबाइंड मोशन आ जाता है, ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशन भी आएगा। ये सब चर्चाएं रोटेशनल मोशन में जाके होंगी। फिलहाल फोकस केवल किस पे करना होगा, ट्रांसलेशनल मोशन पे करना होगा, या एफ इक्वल टू एम ए पे करना होगा। और एम को भी क्या मान के चलना होगा बताइए, कांस्टेंट। अभी वेरिएबल मास की बात नहीं करेंगे, हालांकि वेरिएबल मास अपने IIT के सिलेबस में भी नहीं है, पर बुक्स में दिया रहता है, तो हो सकता है पढ़ा दूँ और हो सकता है ना पढ़ाऊँ, वो मैटर वहीं करेगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर। अब देखिए, अब इसी को एफ, अब देखो जब भी मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू एम ए, तो ये तो होगा फोर्स या नेट फोर्स बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और जो ए होता है इसको हम लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सी एम ऑफ द सिस्टम,
वैसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लॉ है, और ट्रांसलेशनल मोशन में तो हर पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम ही होगा, तो हर पॉइंट का एक्सीलरेशन वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का होगा, पर हम इसको सेंटर ऑफ मास ही लेते हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में सभी फोर्सेस के टेल को हमने कहाँ पे लगाया था, सेंटर ऑफ मास पे लगाया था। ठीक, अब देखिए इसी को हम इन कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं इधर, इन कार्टेशियन फॉर्म या इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में बताइए जो एफ होगा इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फिर सुन लीजिए, किसी भी वेक्टर को जनरल में 3 कंपोनेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, स्पेस में ध्यान रखना, आई जे के 3 कंपोनेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, किसी भी वेक्टर को बता चुका हूँ, कोई भी वेक्टर हो, तो एफ एक्स आई एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर एम, ऐसे ए को एक्सप्रेस कर, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, चाहे आपका फोर्स वेक्टर हो, हमेशा 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि वो तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा मैं 2D में भी बताया था और वेक्टर में तो खूब बताया ही बताया है। तो ऐसे यहाँ पे ए को एक्सप्रेस कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब क्योंकि आई जे के में एक वेक्टर इंडिपेंडेंट टू अदर कंपोनेंट्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे आई जे के कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाती है, बताइए, एफ एक्स इक्वल टू आ जाता है एम ए एक्स, पहली इक्वेशन। दूसरी आ जाती है एफ वाई इक्वल टू आ जाता है एम ए वाई, और तीसरी आ जाती है एफ जेड इक्वल टू आ जाता है एम ए जेड। तो ये 3 इक्वेशन को मैं ज़्यादा यूज करूंगा, अब इससे भी ज़्यादा इनको यूज करूंगा। एक्स डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ अलग लगाऊंगा, वाई डायरेक्शन में न्यूटन के सेकंड लॉ को अलग लगाऊंगा, और जेड डायरेक्शन में न्यूटन के सेकंड लॉ को अलग लगाऊंगा। पर आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन प्लेन में होंगे, एक्स वाई में ही मान के हम सारे क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। लिखिए जरा, इतना पॉज करके उतारिए, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक, एक फोर्स यहाँ लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन, एंगल यहाँ से दिया 37 डिग्री। कुछ बच्चे मास को भी मैटर में लेते हैं, मान लो मास इसका 10 kg है, तो यहाँ पर मान लो 10 mg भी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपको इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से सीखिए, अब यहाँ से वो केस आ गए न्यूटन के सेकंड लॉ वाले। तो देखिए सारे फोर्सेस, अब देखो बैलेंस तो है नहीं सारे फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, और बैलेंस होगा तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बात वही होगी, केवल फर्क इतना आ जाएगा, 2 लाइन ऐसे बनाइए और 1 लाइन यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ये और बना दीजिए, 2 लाइन ऐसे और 2 लाइन ऐसे। इसको मैं कहता हूँ कॉज डायग्राम, जरा सीख लो, मेरे सर ने ऐसे ही सिखाया था मुझे, कॉज डायग्राम। कॉज डायग्राम का मतलब यहां पर हम दिखाएंगे, यहां पे हम क्या दिखाएंगे, ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सभी फोर्सेस दिखाएंगे बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और ध्यान रखना जितने भी फोर्सेस दिखाए जाते हैं ये सब होते केवल बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम ही है। और इसको हम लिखेंगे इफेक्ट डायग्राम, इफेक्ट डायग्राम। अच्छा, ये मान रहे हैं कि सभी फोर्सेस प्लेन में ही है, ऑल फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन। मैं लिख नहीं रहा हूं या लिख देता हूं, चलो, ऑल फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही सारे फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस प्लेन को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ही मान लेते हैं, इधर एक्स इधर वाई। अब मान लो इन सब फोर्सेज के प्रेजेंस में बॉडी के पास इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आया a1 का,
ठीक है, A1 का आया। अब मान लो कहीं भी मान लीजिए, अब A2 इधर मान लीजिए, तो ये एक तरह से y डायरेक्शन में, ये A1 क्या है, x डायरेक्शन में। ओके, अब आप सारे फोर्सेज लगाइए उसी तरीके से जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सिखाया था। तो न्यूटन साहब ने कहा कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना, सेंटर ऑफ मास पर। तो सारे फोर्सेज को सेंटर ऑफ मास पर आप लगा दीजिए। तो जैसे ये mg है, तो mg को सेंटर ऑफ मास पर टेल रखते हुए लगा दी, mg लगा दिया। हालांकि mg की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन, तो 100 लगा दीजिए। अब जब यहाँ पर 20 है तो ये एंगल देखिए, वही सब, ये तो सब आता ही आपको, 20 है, ये 20 यहाँ से एंगल कितना, 37, और यहाँ पे इधर 50 है तो इधर ये 50 है। यूनिट नहीं लिखा है मैंने, इतना उतारिए। क्यों, अब मैं इसको हटाऊंगा तभी इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा आपको। ये फोर्सेज लग रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये फोर्सेज लग रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, हटाएं। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए, अब हॉरिजॉन्टल में उस तरीके से आएंगे, सिग्मा एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल में जितना भी नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम ए एक्स। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स देखिए, इसके कर लो कंपोनेंट यहाँ पर, इसका ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, इसका ये कंपोनेंट आएगा 20 sin 37। ठीक, तो बताइए 20 cos 37 कितना होता है जमाने से, cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 16, और sin 37 कितना होता है बताइए, 3/5, तो ये आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन आएगा, देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसमें लग रहा है, तो ये वेक्टर इसमें से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहली इक्वेशन 50 - 16 = ma। वही सेकेंड लो, तो मास कितना था, 10 kg, तो यहाँ पे सेंटर मास पर 10 kg का मास रखा हुआ मान लिया जाता है, तो ये आ जाएगा 10a1। तो a1 = आ जाएगा, 50 में से 16 जाएंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 10 = 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मैंने यहाँ पर माना है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो बिल्कुल ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब इधर जा रहा होता। ठीक, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पे एक्सीलरेशन को इधर माना है, तो ध्यान रखना फोर्स इधर ही ज़्यादा लग रहा होगा। तो भले ही अब आप कहेंगे सर ये तो 100 है वो 12 है, तो कोई बात नहीं, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आप खुद ही देखना। तो आपने क्यों A2 ऊपर मान लिया है, तो इसका मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा 12 - 100 बराबर क्या लिखेंगे, 10a2। ये A2 को देखो खुद ही यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा -88 बराबर 10a2, तो A2 बराबर आ जाएगा -8.8। ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्शन मैंने एक्सीलरेशन का माना था, एक्चुअली में बॉडी का एक्सीलरेशन उसके अपोजिट होगा। मैंने इस केस में ऊपर की तरफ माना है, और फोर्स देखो खुद ही नीचे ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसलिए ये नेगेटिव आया है, इसलिए ये नेगेटिव आया है, प्लीज यार, इसलिए नेगेटिव आया है। अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, तो लिखें इसको फिर। तो देखिए, जो एक्सीलेशन आ गया बॉडी का, जगह नहीं है इसलिए लिख देता हूँ, एकदम आ जाएगा, प्रैक्टिस होकर उसकी चिंता ना करें। पहला पहला सवाल है, अभी सब आने लगेगा आपको। तो देखिए, इसका मतलब A1 = आ गया 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 आ गया -8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए एक्सीलेशन वेक्टर क्या आएगा, A1 i कैप प्लस A2 j कैप, ये लिखा जाएगा। तो A वेक्टर A1 तो आपका कितना है 3.4 i, और ये कितना है बताइए -8.8 j कैप। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। उतारिए पॉज करके आराम से, आराम से उतारिए, हटाएं। चलिए एक एग्जाम्पल और करूं। जैसे ये कोई भी बॉडी है, ठीक है। अब मान लो ग्रेविटी को हम नहीं ले रहे, ग्रेविटी को 0 ले लेते हैं। ये 10 kg का बॉडी है, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है 100 न्यूटन का, एंगल यहाँ से 53 डिग्री। एक फोर्स ऐसे लग रहा है
50 न्यूटन का, एंगल इसका यहाँ से 37 डिग्री। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आराम से करके देख लीजिए, आराम से। ग्रेविटी को मैंने हटा दिया, इससे mg को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी जीरो तो mg वाला फोर्स क्या लग जाएगा बच्चों, जीरो लग जाएगा। इतना करिए जरा, इतना करिए। चलिए बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए उसी तरीके से एक डायग्राम बनेगा कॉज और एक इफेक्ट, दो डायग्राम बनाइए हमेशा। आदत डालिए। अब एक डायग्राम बढ़ गया, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे सब में बॉडी के पास एक्सीलरेशन नहीं होता था, अब बॉडी के पास एक्सीलरेशन भी आ गया। ठीक है, तो देखिए ये कॉज, इसको लिख दीजिए कॉज, कॉज ही लिख देता हूं मैं तो, इसको इफेक्ट, इफेक्ट डायग्राम। अब देखिए ये तो पहले ही बता दिया कि ये फोर्स भले ही इस पॉइंट पे लग रहा है, भले ही इस पॉइंट पे लग रहा है, ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता नहीं, वो कहीं भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 न्यूटन का जो फोर्स है वर्टिकल से 53 डिग्री पर है, तो ये रहा 100 न्यूटन, न्यूटन लिख नहीं रहा हूँ, एंगल 53 डिग्री। ये जो फोर्स है ये देखिए वर्टिकल से, सॉरी गलत बोल गया, वर्टिकल से 53 पर है, तो वर्टिकल से 53 पर है। ये भी देखिए वर्टिकल से 37 है, तो ये वर्टिकल से 37, ये रहा 50 न्यूटन, वर्टिकल से 37। अब मान लो इन फोर्सेस के प्रेजेंस में इस बॉडी के पास इधर A1 का एक्सीलरेशन, इधर क्या A2 का। फिर से मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही फोर्सेस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों ही फोर्सेस का जो प्लेन है वो क्या है, सेम प्लेन में दोनों ही फोर्सेस लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। चलिए लिखें इक्वेशन, चलिए लिखते, इसको हटा दें। अब देखिए, अब इसके कंपोनेंट्स कर लिए या ओरली कंपोनेंट करो, तो चलिए कंपोनेंट करने भी हैं तो इधर कर लेंगे। क्या आएगा बताइए, इधर आएगा 100 साइन 53 प्लस ये आएगा 50 और साइन 37, इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा 50 कॉस 37, ये कंपोनेंट आएगा 100 कॉस 53। तो देखो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही तो नेट फोर्स होगा, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन होती है भाई F इक्वल टू क्या होता है बताइए, ma। तो यहाँ पर क्या है कि जिधर एक्सीलरेशन उधर ही फोर्स, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो माइनस वो अपने आप आ जाएगा सॉल्व होके। तो देखिए आप पहली इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल ओरली लिख दो, तो हॉरिजॉन्टल में बताइए नेट फोर्स कितना है बताइए, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स है 100 साइन 53 प्लस बताइए कितना है 50 और साइन 37, एंड दिस इज इक्वल टू मास कितना आता है बताइए 10 kg, तो 10 इंटू A1। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 80 प्लस ये होता है 3/5, तो ये आ जाएगा कितना 30 इक्वल टू 10 A1। तो A1 इक्वल टू 8 और 3 कितना हो गया 11, 110, तो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। सेकंड इक्वेशन वर्टिकल के लिए फिर से ध्यान रखना, वो बाद का मुद्दा है, फोर्स ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है, पर आपने क्योंकि एक्सीलरेशन को वर्टिकल में माना है तो आपको यही मानना पड़ेगा कि इधर ही फोर्स ज़्यादा है, वो नेगेटिव होगा तो अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो हम लिखेंगे 100 कॉस 53 माइनस 50 कॉस 37 इक्वल टू आ जाएगा 10 A2। अब cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 60 माइनस cos 37 4/5 होता है, तो ये 40 है, ये 10 A2, तो ये आ जाएगा 20 बराबर 10 A2, तो यहाँ से A2 बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेट फोर्स है, नेट अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल में ऊपर की तरफ ही है, और उधर ही मैंने माना था एक्सीलरेशन, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बताइए जो एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया एक तरह से, इधर आ गया कितना A1 जिसकी वैल्यू कितनी है बताइए 11, और वर्टिकल में कितना है A2 जिसकी वैल्यू कितनी है 2, तो A वेक्टर जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 11i + 2 j कैप, कोई दिक्कत नहीं है, 11i + 2 j कैप। ठीक है,
ठीक, एकदम आराम से पॉज करके उतार लीजिए, सब चीज़ें आ जाएंगी आपको। फिर देखिए एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। एक बॉडी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एफ बराबर क्या, अगर इसका एक्सीलेशन दिया हुआ है, अब आपको एक्सीलेशन दिया है बेटा 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मास है 1000 kg, ठीक है। फाइंड एफ। अब देखिए अभी कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है। तो अब यहाँ पे देखिए इतना समझ में आता है, अगर मैं एफ बी डी की बात करूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, तो देखो यहाँ पे एम जी तो नीचे लग रहा होगा 1000 जी, और बदले में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। पर मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल में तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब वर्टिकल में फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। वर्टिकल में फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो बनेगा, देखो ये बनेगा ये। तो अब देखो वर्टिकल में कोई एक्सीलरेशन नहीं लेंगे, क्योंकि वर्टिकल में तो बॉडी मूव नहीं कर रही, इन्हीं आंखों से दिखाई दे रही है, और हॉरिजॉन्टल में ही दिया हुआ है एक्सीलरेशन। तो इधर हॉरिजॉन्टल में ए एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.05, यूनिट नहीं लिख रहा, वर्टिकल में है ही नहीं। अब देखो, अब सारे फोर्सेज लगाइए, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो एन तो मैंने ऊपर लगा दिया, ये रहा, और एम जी लगेगा नीचे, तो 1000 जी मैंने नीचे लगा दिया, और हॉरिजॉन्टल में एफ लग रहा है, तो एफ मैंने बच्चों ये लगा दिया, ठीक। अब वर्टिकल में देखिए, ध्यान से देखना, फॉर वर्टिकल, वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे बताइए। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है, ध्यान रखना, कोई एक्सीलेशन नहीं है, तो ध्यान रखना ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो सीधे सीधे एन को क्या लिख देंगे बताइए, एम जी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 10,000 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या है, अनबैलेंस, तो सेकंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल एफ इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, एम ए एक्स, तो ये आ जाएगा एम ए एक्स। तो एफ कितना है बताइए, वो तो फाइंड आउट ही करना था। मास कितना था बताइए, 10,000 kg, और ए कितना दिया हुआ बताइए 0.05, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 500 न्यूटन आ जाएगा आपके और मेरे हिसाब से। एफ आ जाएगा 500 न्यूटन, एफ की वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे देखो ये कॉमन एक्सीलरेशन वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। मान लो ये 5 kg का, ये 10 kg। आराम से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। अब देखिए वर्टिकल में तो मूव नहीं करेंगे, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अननेसेसरी ज़्यादा इक्वेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एक 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो आपको ये बताना है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो ब्लॉक्स के बीच में, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा, इस पे यहाँ N1 लगेगा मान लो, तो यहाँ पे लगेगा M1 जी। इस पे यहाँ N2 लगेगा, तो यहाँ लगेगा M2 जी। पर वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्टिकल के फोर्सेज आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो जो फाइंड आउट करना है वो इन दोनों के बीच में ये लगेगा N। अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा होगा, स्मूथ सरफेस है, ये हमने दिया हुआ है, ये सिस्टम एक साथ ही तो भागेगा। इतना यार देखिए मैकेनिक्स असल में दिखाई देती है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि सिस्टम भागेगा तो एक साथ ही ना। तो मान लीजिए पूरा एक साथ सिस्टम ले लीजिए, पूरा एक साथ, तो एक साथ सिस्टम लेंगे तो इसी को कह रहे हैं कॉमन एक्सीलरेशन, ए कॉमन, जिसको मैं ए कह रहा हूं, ए कॉमन। तो पूरा सिस्टम ए से भागेगा, तो हम 10 kg प्लस 5 kg इन दोनों को हमने एक सिस्टम की तरह लिया एज द सिस्टम, ठीक। तो सिस्टम दोनों को यहां रख दिया और दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन ए।
वर्टिकल में N1 प्लस N2 लगेगा तो यहाँ लगा दिया, नीचे लग जाएगा mg तो 15g। और देखिए ये दोनों, अच्छा अब ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों का इंटरनल है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, पहले ही बता चुका हूँ, लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्सटर्नल फोर्स आएगा क्योंकि किसी एजेंट ने लगाया होगा बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो ये 60 न्यूटन का फोर्स ये आ गया। तो ये तो एन देखिए कैंसिल आउट कर गए। वर्टिकल की इक्वेशन लिखने के लिए इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ना तो मुझे N1 एंड N2 फाइंड आउट करने ना मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं, तो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा 60 इक्वल टू टोटल मास कितना 15 है, तो ए कॉमन जो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का ये आ गया कॉमन एक्सीलरेशन। अब देखिए अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल रिएक्शन तभी फाइंड आउट होगा जब वो सराउंडिंग का फोर्स बनेगा, और सराउंडिंग का फोर्स तब बनेगा जब आप या तो 10 kg वाले का अकेला एबीडी बनाओगे या 5 kg वाले का अकेला बनाओगे। हालांकि मैं भी स्टार्टिंग में दोनों बना के दिखा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इधर ही बना देता हूँ। चलिए अब देखो अकेले 5 kg को लेते हैं, तो ए कॉमन आपने निकाल लिया, चलिए वो तो आ गया मुझे पता ही है, ए 4 आ गया। अब अकेले 5 kg को एफबीडी बना लीजिए, ये देखिए तो ये भी तो ए से ही भागेगा क्योंकि जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा वो 5 kg वाले का भी वही होगा, 10 kg वाले का भी वही होगा, तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए सिस्टम में जब आप इसको ले रहे हैं तो अब ये सिस्टम अकेला है, ठीक है, ये अकेला है, तो ऊपर क्या लगा इसके ऊपर, एक तो N2 लगा, नीचे क्या लगा बताइए 5G लगा। और जब 5 kg को आपने सिस्टम लिया है तो इसने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा वो प्रेस किया होगा, पुशिंग फोर्स लगाया होगा, तो ये N1 इसके पिक्चर में आएगा, ये N। वर्टिकल में तो फिर से फोर्सेस बैलेंस है, उनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो वर्टिकल का कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो N बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 5A, तो N इक्वल टू 5, A कितना 4 एंड दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फिर आप इसी तरीके से N आ गया, चाहो तो 10 kg वाले से भी कर लो, इतना पॉज करके उतारो, मैं 10 kg वाले से भी करके दिखा देता हूँ। देखो अगर आप 10 kg वाले का भी एफबीडी बनाते हैं तो इसका एफबीडी देखो ये आएगा, ये भी उसी ए से भागेगा। अब यहाँ पर वर्टिकल में N1 लग रहा है, हालांकि ये किसी काम का है नहीं आपके का, N1 लग रहा है। अब देखो यहाँ से 60 न्यूटन लगा तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन, और इसने जो प्रेस दिया है वो ध्यान रखना इधर की तरफ लगाया है, ये वाला N इसके द्वारा इसके ऊपर है, तो ये N ऐसे लगेगा। वर्टिकल में तो इक्वेशन लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी बताइए 60 माइनस N इक्वल टू आ जाएगा 10A, तो ये आ जाएगा 60 माइनस N, A 4 था, ये आ जाएगा 40, तो N इक्वल टू 20 न्यूटन, ये अभी भी वही आंसर आया, ठीक है, ये आ जाएगा, कर लो, कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर देखिए अगला एग्जांपल। अब की बार हम 3 ब्लॉक ले रहे हैं, सब क्वेश्चन है यार, फेमस क्वेश्चन है। जान उसके बढ़ा लिया, इससे नॉर्मल रिएक्शन को सही बना पाए, ठीक। इसको ले लिया 10 kg, इसको 20 kg, इसको ले लेते हैं कुछ 30 kg, और जो फोर्स इधर से लगाया हमने 120 न्यूटन। अब ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, इसको आप M1 कह दो, इसको M2 कह दो, इसको M3 कह दो। सरफेस स्मूथ है, फाइंड द
नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो वर्टिकल से तो कोई लेना देना है नहीं, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चाहो तो वर्टिकल की इक्वेशन भी ना बनाया करो, ठीक है, वर्टिकल की इक्वेशन भी ना बनाया करो। ये N2, ये भी N2। भाई यहाँ से जो लग रहा होगा ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, ठीक है। चाहो तो इनके कुछ नाम लिख सकते हो, वैसे N3 लिख दो, इसको N4 लिख दो, N5 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में पहले निकालेंगे पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन। तो कॉमन एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का भी ये ले लेंगे, ये पूरा सिस्टम। तो ये ए कॉमन, तो ए कॉमन की डेफिनेशन सीधे सीधे ये हो जाती है, जरा सुन लो, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब देखिए जब एफ बी डी तुम बनाओगे, एक बार और बना लीजिए, तो ये जो वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन N3 प्लस N4 प्लस N5, और नीचे की तरफ जो लगेंगे 20G 10G 30G, ये 60G लगेगा। तो वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस है और हमको ज़रूरत भी नहीं है N3 N4 और N5 निकालने की, तो आवश्यकता भी नहीं है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएंगे बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तो इनको इक्वेशन में लिखो, सॉरी FBD में लिखो या ना लिखो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, तो ये केवल 120 न्यूटन होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन, और पूरा सिस्टम ए से भाग रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी ये कॉमन की, एफ नेट कितना बताइए 120, टोटल मास कितना बताइए 60, तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको N1 N2 तभी निकलेंगे, फिर से वही बात आ जाती है, जब ये सराउंडिंग बनेगा, सराउंडिंग का फोर्स आएगा, क्योंकि सिस्टम पर हमेशा फोर्स सराउंडिंग लगाता है। तो N1 के लिए चाहे आप 20 kg बनाओ चाहे 10 kg बनाओ, पहले बता चुका हूँ। ऐसे ही N2 के लिए चाहे 10 kg को ले लो चाहे 30 kg को ले लो, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए निकालता हूँ। अब जैसे आप ले लीजिए 20 kg को ले लीजिए या M1 को ले लीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा वर्टिकल में आएगा, इसमें क्या बताइए N3, और नीचे की तरफ आ जाएगा 20G, और हॉरिजॉन्टल में देखिए एक तो इसने N1 लगाया है, तो ये N1 तो ये आ जाएगा, इस M2 ने इस पर प्रेशर दिया होगा N1 का, वो ये आ गया, और एक्सटर्नल एजेंट ने 120 न्यूटन लगाया है, वो ये आ गया। और पूरा सिस्टम कितने से भागेगा, वही ए कॉमन से, जो कितना 2। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखी जाएगी 120 माइनस N1 इक्वल टू हाउ मच 20A, तो N1 इक्वल टू प्यारे बच्चों आ जाएगा 120 माइनस 20 इंटू 2, तो N1 इक्वल टू आ जाता है 80 न्यूटन। क्लियर, ये आ जाएगा। फिर आप FBD बनाएंगे किसका, 10 kg का बना लो या 30 kg का, आंसर एक ही आता है, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको, आंसर सेम आएगा। चलिए 30 kg ले लो, ये आ जाएगा, ये 2 से जा रहा है, ए कॉमन देखिए। अब यहाँ पे तो यही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा केवल हॉरिजॉन्टल में, तो ये N2, वर्टिकल में N5 आ जाएगा जो किसी काम का नहीं, नीचे 30G आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए लिखेंगे तो N2 बराबर सीधे सीधे मास इंटू एक्सीलेशन, तो N2 मास कितना है बताइए इसका 30, ए कितना है 2, तो N2 बराबर आ जाएगा 60 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 60 न्यूटन। आराम से कर लीजिए एकदम। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस धागे को लेके होते हैं, टेंशन कनेक्टेड ब्लॉक्स। तो चाहो तो हेडिंग लिख लो कनेक्टेड ब्लॉक्स। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये 10 kg ले लो, 5 kg ले लो, मान लीजिए फोर्स इस पे लग रहा है 90 न्यूटन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। तो बात यह है कि ये सब स्मूथ सरफेस है वही हमेशा की तरह, अभी फ्रिक्शन पढ़ाया भी नहीं है। टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से इधर आता है, ये टी इधर, ये टी। तो कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं तो पूरा सिस्टम एक ही कॉमन एक्सीलरेशन से दौड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन। रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो इस पर ये जो भी लगेगा ऊपर लगेगा, जो भी लगेगा N2 लगेगा, नीचे 10G लग जाएगा, इस पर 5G लग जाएगा। पर वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे, वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं। इस पर भी वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे, वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं। और मान लीजिए पूरा सिस्टम किसी एक कॉमन से भाग रहा है, ए से। तो पूरे सिस्टम का जब एबीडी बनाओगे तो दोनों को ले लोगे, तो एक कॉमन के लिए वही वाली बात बताई हमने फिर से, तो ए से भाग रहा है। अब पूरे सिस्टम को लोगे तो वर्टिकल में तो देखो कोई काम का है नहीं, N1 + N2 आ जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा 15G। ये जो टेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर हो गया, क्योंकि दोनों सिस्टम का पार्ट है। तो आप इसको ले भी लो टेंशन को तब भी, और ना ले तब भी, ये क्या करेंगे, हमेशा कैंसिल आउट करेंगे। अब एक्सटर्नल फोर्स केवल ये 90 न्यूटन का बचेगा, केवल ये 90 न्यूटन। क्लियर? इतना पहुंचिए, लिखिए इक्वेशन। तो इक्वेशन के नाम पर आ जाएगा वही एफ नेट इक्वल टू एम ए कॉमन। तो ए कॉमन इक्वल टू आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो एफ नेट कितना 90, टोटल मास कितना बताइए 15 + 10 कितना 15, और ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन को तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब टेंशन क्या बनेगा, सराउंडिंग का फोर्स बनेगा। और सराउंडिंग तभी बनेगा जब अब आप सिस्टम किसी एक ब्लॉक को सिस्टम में लोगे, इसको ले लो या इसको ले लो, तभी आ पाएगा ये। चलिए किसी को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कहो तो मैं दोनों लेके दिखा दूँ, चलो दोनों ले देता हूँ। जैसे पहले मैं 10 kg ले लेता हूँ यहाँ, ठीक। 10 kg लेंगे तो देखो ये एफबीडी आएगा इसका, ये तो ए कॉमन ही आएगा। अब ये टेंशन रस्सी के द्वारा होगा तो ये सराउंडिंग का बनेगा, तो ये टी बनेगा। ऊपर बन जाएगा ये N1 और नीचे बन जाएगा ये 10G। क्लियर? वर्टिकल में तो कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल भी वर्टिकल में कोई लेना देना है नहीं। तो टी बराबर सीधे क्या आएगा बताइए, 10 × A आएगा। 10 A कितना है 6, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। आप अगर 5 kg का भी एफबीडी बनाते हैं तब भी वही आएगा, ठीक है। तो चाहो तो इधर 5 kg का बना लो। देखिए 5 kg का बनाएंगे तब भी वही आएगा, देखिए। तो ए कॉमन तो वही आएगा। तो इधर देखिए ये सराउंडिंग में होगा धागा, तो ये इसको पुश पुल कर रहा है, तो ये तो आ जाएगा टी, और इधर आ जाएगा कितना 90। ऊपर वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, वर्टिकल में तो कोई मोशन है नहीं, तो N2 तो सीधे सीधे 5G को बैलेंस करेगा। पर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनेगी बताइए क्या, 90 - T बराबर 5A, और A हमें कितना पता था 6, तो ये आ जाएगा 90 - 6 × 5, तो T बराबर आ जाता है 60 न्यूटन। सेम आंसर आता है, ये आ जाता है 60 न्यूटन। कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। फिर मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हमने जोड़ दिए। ये मान लीजिए 5 kg है, ये 10 kg है, और ये मान लीजिए 15 kg है, ठीक है। तो टोटल मास कितना है जरा लिख लीजिए, 30 kg, ठीक है। इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर लग रहा है F2 बराबर 90 न्यूटन लग रहा है। हर धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। स्मूथ सरफेस पे सभी ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक। म्यू बराबर 0। मान लीजिए इस धागे में टेंशन T1, इस धागे में टेंशन T2।
फिर से वही करेंगे। वर्टिकल में तो कोई लेना देना है नहीं, तो बार बार भले ही मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा देता हूँ, पर 100% आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको मत ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए कॉमन फाइंड आउट करो कि लेट ये पूरा सिस्टम किसी ए कॉमन से भाग रहा है। तो ए कॉमन ओरली निकालो जरा, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल। तो देखो ये तो हो जाएंगे इंटरनल बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। पूरे सिस्टम पर बताइए हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, बताइए 90 न्यूटन लग रहा है, और टोटल मास कितना है 10 5 15 और 15 30 केजी। तो ए कॉमन आ जाता है 3। अब एक एक ब्लॉक का बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम, एकदम आसान है। जैसे 15 केजी से स्टार्ट कर लो, तो जब इसका एफबीडी बनाओगे तो देखिए, या मैं गलत लिख गया इसको, वो 90 इधर लग रहा है और लेफ्ट में भी तो लग रहा है 30, तो ये लगेगा जो फोर्स ए कॉमन जो आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो एफ नेट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में 90 लगा और पीछे की तरफ 30 लगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 90 माइनस 30 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप एक एक ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए। जैसे 15 केजी का बनाया, तो एक तो टेंशन टी आ जाएगा और पीछे की तरफ आएगा 30 न्यूटन, और पूरा सिस्टम आगे की तरफ ए कॉमन से भाग रहा है। वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन जो भी आएगा वो तो कैंसिल आउट कर देगा ग्रेविटी को। तो हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, बताइए टी माइनस 30 इक्वल टू 15 केजी का मास है 15 इंटू ए की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ टी आ जाएगा 30 प्लस 15 इंटू 2, तो टी की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों 60 न्यूटन। क्लियर, उतारिए। इसी तरीके से मैं तो कहूँगा पॉज करके T2 भी फाइंड आउट कर लीजिए, T2 फाइंड आउट कर लीजिए। कितना हो गया क्लियर, यहीं लिख दें इसको। चलिए अगर आप इसको 10 केजी वाले का एफबीडी बनाते हैं, 10 केजी का, तो इसके एफबीडी में देखिए हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, वर्टिकल में आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में एक तो T2 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा T1 इधर, ठीक है। और पूरा सिस्टम बताइए ए कॉमन से भाग रहा होगा ए से, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 इंटू ए। अभी अभी आपने T1 फाइंड आउट किया था, कितना आया था 60 न्यूटन आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा T2 माइनस 60 बराबर ये 10 इंटू ए, कितना आ जाएगा 2, तो T2 बराबर आ जाएगा कितना 80 न्यूटन, ठीक है 80 न्यूटन आ जाएगा। बाद बाकी T2 निकल चुका है, तो 5 केजी वाले का एफबीडी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी यही आंसर आता है इसका 100%, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट और इक्वेशन लिख के देख लो, भाई ये हॉरिजॉन्टल में लगेगा, ये आगे लगेगा, ये पीछे लगेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, 90 माइनस T2 बराबर 5 इंटू ए, कितना है 2, तो T2 बराबर कितना आ गया 80 न्यूटन ही आ गया, ठीक है। सेम आंसर आना था, कर लीजिए जरा। ठीक है, अब ऐसा है, ये फिर से लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो अब क्या है, इसको मैं यहीं रोक देता हूँ, इतने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, और अगले में इसके पूरे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा, ठीक है। तो एक लेक्चर इस पर और बना दूंगा, तो वो आपको कल ही मिल जाएगा, ओके। चलिए पढ़ाई करते रहो, मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ।